शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करें नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करें नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए हुए सर्वे की बुनियाद पर हम दिल्ली का नक्शा बनाएं, तो ये एक गोल रंग की नजर आएगी। अब तक जो खुदाइयां हुई हैं, उनसे ये बात पूरी तरह से साबित है कि दिल्ली में करीब मौखर हड़प्पा अहद में आबादी शुरू हो गई थी, यानी कब्ल मसीह के दूसरे हजारे में, और ये आबादी चौथी 5वीं सदी के गुप्ता अहद तक रही। लगभग 324 कब्ले मसीह से लेकर 187 कब्ले मसीह तक भारतीय तारीख में पहली बार सल्तनत की तरक्की देखने को मिलती है, जिसे मौर्य सल्तनत कहा जाता था। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ हमें न सिर्फ सियासी अमल परवान चढ़ता देखने को मिलता है, बल्कि साथ ही इंतजामी निजाम की तरक्की और सकाफती तरक्की इस सल्तनत को एक अच्छी सूरत देते हैं। 200 से लेकर 300 ईस्वी तक न सिर्फ छोटी और बड़ी रियासतों की तरक्की हुई, लेकिन 300 ईस्वी में गुप्त सल्तनत की तरक्की के साथ ही भारत की कदीम तारीख में एक नए बाब की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। गुप्त हुक्मरानों ने न सिर्फ एक बड़े इलाके पर अपनी हुकूमत की, बल्कि इसी दौर में समाज में नए तबकों की तरक्की देखने को मिलती है, और मजहब के मैदान में नए फिरकों की तरक्की भी इसी दौर में हुई थी। 6ठी सदी के साथ ही कदीम भारतीय तारीख खत्म मानी जाती है और साबिक कुरून वुस्ता भारत की शुरुआत होती है। बहुत से तहकीककारों ने हड़प्पा तहजीब के खत्म होने के पीछे अपनी अपनी अलग वजूहात बयान की हैं। ज्यादातर जदीद तहकीककारों की ये एक राय है कि हड़प्पा की तबाही के पीछे कुदरती आफात या फिर इंसान के जरिए बनाई गई मुमकिना तबाहियां रही होंगी। इस फिक्र की हिमायत करने वालों में से एक डॉक्टर सूर्य प्रकाश हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं। वो कहते हैं, हड़प्पा तहजीब के खात्मे की खास वजह मौसम में तब्दीली को बताया जाता है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से जबरदस्त जलजले की सूरत में सामने आया होगा। इन जलजलों से कुछ मामलात में दरिया खुश्क हो गए होंगे और कुछ मामलात में अपने धारे से अलग बहने लगे होंगे, जिससे जानदारों पर बेइंतहा दबाव पड़ा होगा, जिससे इन शहरों में आम जिंदगी मफलूज हो गई होगी। दूसरी वजूहात जैसे कि जंग और अंदरूनी खलफिशार वो दीगर इजाफी वजूहात रही होंगी, जिससे ये सिलसिला तेजतर होता गया होगा। इन हालात ने लोगों को जगह बदलने पर मजबूर किया होगा और कुछ जिंदगी गुजारने के लिए मुनासिब मकामात की खोज में दिल्ली की तरफ आ गए होंगे। आसार कदीमा की खुदाई दरअसल वो हतमी जरिया है
जिसके जरिए हड़प्पा तहजीब के दिल्ली तक वसी होने के शवाहिद फराहम हुए हैं। Because of growing and expansion in Delhi, 1960 की दहाई में दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर तोसी हुई, जिसकी वजह से बहुत से वो मकामात ख़त्म हो गए जिनमें खुदाई हुई थी। and many of the sites बहुत से मकामात तो पूरी तरह ख़त्म हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 1991 में दिल्ली के अंदर दोबारा खुदाई शुरू कराने का फैसला लिया गया और उसके दौरान हमको बहुत सी साइट मिली और उसके बड़े हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। ये नताइज इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के जर्नल पुरातत्व में 1992 में शाया हुए। इस दौरान मुझे बाद ऐसे नए मकामात मिले जिनकी तारीख 1000 कब्ल मसीह या इससे भी पहले की है। हतमी तारीख बताना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इनका साइंटिफिक डाटा मौजूद नहीं है। We could explore some new sites which dates back to around 1000 BC or so, and or even earlier, because the scientific dates of such sites are not available. जदीद दरियाफ्तों से मुहक्किकीन को दिल्ली की तारीख के मजीद गुमशुदा कड़ियाँ मिलाने में मदद मिलेगी कि ये शहर किस तरह जदीद हिंदुस्तान की राजधानी बना। नाचोली गांव हरियाणा के फरीदाबाद में वाक़ है, दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर है और जरा बुलंदी पर है। बुलंदी पर वाक़े ये जरखेज मिट्टी का इलाका हड़प्पा के अहद में जंगलाती जिंदगी और जंगली जानवरों से भरपूर रहा होगा। काफी जद्दोजहद के बाद वो हमको एक टीले पर ले गए जो गांव के अंदरून में था। इसमें टूटे बर्तनों के टुकड़े थे। इनमें से कुछ का मौखर हड़प्पा से था और कुछ इस्लामी अहद से ताल्लुक रखते थे। इससे ये अंदाजा होता है कि ये इलाका लंबे अरसे से आबाद रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि पुराने जमाने के लिहाज से ये मकाम बहुत महफूज है। इस मकाम पर इस टीले की दरियाफ्त हमारे लिए एक इत्तेफाक थी। सिर्फ 15 किलोमीटर आगे एक दूसरा गांव है जिसका नाम है मंझावली। यहाँ भी ज्यादातर लोगों को खुदाई के बारे में कुछ पता नहीं है। इस सर्वे में हमारे साथ डॉक्टर अर्चना ओझा भी शरीक थीं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तारीख की उस्ताद हैं। उन्होंने वहाँ हड़प्पा अहद के बाज बर्तनों के टुकड़े दरियाफ्त किए जो इस मुकाम का ताल्लुक हड़प्पा से वाबस्ता करते हैं। अगरचे यहाँ की आबादी नाचोली से कम है, लेकिन आबादी के बुनियादी खसाइस एक जैसे हैं। जब हम इन गांवों से निकलकर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे थे तो कहीं मन में ये एहसास अवश्य था कि विकास की तेज़ गति समय के साथ इन ऐतिहासिक सबूतों को हमेशा के लिए मिटा देगी। यह अब केवल कुछ शोध पत्रों और फोटो का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। हम पुराना किला की जब बात करते हैं तो पुराना किला का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। पहली खुदाई यहाँ पर 54-55 में प्रोफेसर लाल ने की थी, जिसमें उनको गुप्त काल और कुषाण काल मिले थे और पेंटेड ग्रेवियर के कुछ स्टेट्स मिले थे जिसको उन्होंने महाभारत काल से जोड़ा था और इसको इंद्रप्रस्थ का कहा था कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ हो सकता है। We explored sites like Jhatikada, बांकनेर। हमने झाटीखेड़ा, बैंकनर और खरखड़ी नाहर के मकाम पर खुदाई की जो दिल्ली में नजफगढ़ के इलाके में है और शुमाल मगरिब में वाक़ है। हमने लोनी और भोरगढ़ की साइड भी तलाश की। लोनी और मंडोली के मकामात पर दिल्ली के रियासती डिपार्टमेंट की तरफ से खुदाई की गई।
मंडोली और भोरगढ़ का ताल्लुक मुअख्खर हड़प्पा तहजीब से है, जहां मुनक्कश गिरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनका ताल्लुक 2000 कब्ल मसीह से है, जो इस बात का सबूत है कि दिल्ली की कदीम तारीख बहुत से आसार की हामिल है। That suggests that the proto-history of Delhi is quite rich in its content. दिल्ली के अंदर आर्कियोलॉजिकल के माहिरीन ने मंडोली को दरियाफ्त किया है, जो मशरकी दिल्ली की नंद नगरी में वाक़े है, और भोरगढ़ मौजूदा नरेला में शिमाली दिल्ली में वाक़े है। खरखरी नाहर मौजूदा नजफगढ़ में मगरबी दिल्ली में, यहाँ दरियाफ्त शुदा ज्यादातर बर्तन चाक के बने हुए हैं। इनकी मोटाई दरमियानी है और इन पर लाल रंग के पेंट मौजूद हैं। बर्तनों की ज्यादा तरक्की याफ्ता इक़साम जैसे बीकर, जिसमें सुराख वाले जार मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। कार्बन डेटिंग के जरिए मौखर हड़प्पा का जमाना 1000 से 2000 कब्ल मसीह तय किया गया है। 1987 से 1989 के दरमियान खुदाई से इस इलाके में 2000 कब्ल मसीह से 5 कब्ल मसीह तक मुसलसल आबादी का सुराग मिलता है। मंडोली का ताल्लुक मुअख्खर हड़प्पा से है। दीगर मकामात की तरह ये मकाम भी काबिल लिहाज बुलंदी पर वाक़े है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे से अंदाजा होता है कि मकानात की सतह चिकनी मिट्टी की बनी होती थी और छत की सपोर्ट के लिए शहतीर लगाए जाते थे। बरजोम में भी हमको यही अंदाज देखने को मिलता है, जहां मैनहर वाज़े तौर पर खड़े दिखाई देते हैं। पोस्ट सुराख ये भी बताते हैं कि बाली और लिपाई का भी रिवाज था। ये तरीका इससे कब्ल न्यूथलिक कौमों में दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में पाया जाता था। ये तरीका वस्ती यूरोप के लीनियर पॉटरी और रोजेन कल्चर में भी राइज था। जले हुए टेराकोटा के निशानात और राख की मौजूदगी और चाक के बने हुए बर्तन खाना बनाने का सबूत है। बहुत से नालों की मौजूदगी इस बात का भी सबूत है कि मंडोली किसी सैलाब वगैरह के नतीजे में गैर आबाद हुई होगी। बहुत से बर्तन एक लंबे अरसे तक 30-35 सेंटीमीटर पानी में दबे रहे। ये भी सैलाब का वाज़े सबूत है, और ये कि ये इलाका काफी अरसे तक गैर आबाद रहा। इस वक्त इस जगह एक कब्रिस्तान है। भोरगढ़ में मौखिर हड़प्पा की साइट 3 टीले हैं। इनमें सबसे पहले 1973-74 में खुदाई हुई थी। फिर 1992-94 में खुदाई हुई। यह खुदाई मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट BSR बाबू ने की थी। इससे अंदाजा होता है कि मौखिर हड़प्पा अहद में ये इलाका आबाद था। लाल मिट्टी के बर्तन इसका वाज़े सबूत हैं। ये इलाका दूसरे हज़ारे कब्ल मसीह से लेकर अहद वस्ता तक, यानी 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी तक आबाद था। इन तमाम शवाहिद को अगर यकजा किया जाए तो ये साबित होगा कि ये साइट अपने अहद में बहुत बड़ी रही होगी। किसी जमाने में जमुना इसके पास से गुजरती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में जो कब्रें दरियाफ्त की हैं, उन कब्रों में मौखर हड़प्पा के बर्तन मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि वो लोग मरने के बाद की जिंदगी में यकीन रखते थे। दिल्ली के करीब तरीन इलाके में ये वाहिद मकाम है जिसमें कुछ हक़ाइक़ मौजूद हैं, और अगर मजीद खुदाई की जाए तो मजीद हक़ाइक़ के जाहिर होने का इम्कान है। We knew from excavations of 1957-58 which were conducted at Purana Kila. इन खुदाइयों से इसकी भी तस्दीक होती है जो इससे पहले बीबी लाल ने पुराना किले की खुदाई में दरियाफ्त की थी कि यहाँ मुनक्कश गिरे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। In Salimgarh
अगरचे इनके मिलने का अंदाज तनासुब में नहीं है, जबकि सलीमगढ़ के किले में वो दुरुस्त तनासुब में मिलती हैं। इसका तस्करा महाभारत और पातंजलि के महाभाष्य में भी है। पतंजलि's महाभाष्य we have the evidence of हमको एक नाम बोधि निगम भी मिलता है और आज तक जमुना के किनारे एक जगह निगम बोध घाट के नाम से है। बोधि निगम। इस तरह हम ऐसी बहुत सी साइट तलाश कर सकते हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद रही हैं। निगम बोध which is along with the river Yamuna। अगर हम पूरे इलाके का मुताला करें तो अंदाजा होगा कि आबाद होने के लिए ये बेहतरीन जगह जो बुलंदी पर वाक़े है, पास में नदी बहती है, बहुत जरखेज है और तारीख के किसी मोड़ पर यहाँ जबरदस्त जंगलाती जिंदगी और जंगली जानवर भी रहे होंगे, जिनकी वजह से ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाती होंगी। इस मकाम पर प्रिंटेड ग्रेवियर यानी प्रिंट किए हुए ग्रे बर्तन और ब्लैक स्लिपवेयर और काले और लाल बर्तनों की मौजूदगी इस बात की दलील है। डॉक्टर मनी का बयान है कि काले पॉलिश किए हुए बर्तनों की मौजूदगी इस बात की अलामत है कि ये इलाका कम से कम दूसरे हज़ारे क़ब्ल मसीह में आबाद था और बाद में कुशान अहद के तांबे के सिक्के और उस अहद की मूर्तियों की दरियाफ्त ने इस बात को और मजबूत कर दिया कि ये इलाका बाद तक आबाद रहा। पुराना किला खुदाई 2013-14 से प्राप्त कुशान काल के पकी मिट्टी के बर्तन हैं, जिसे हम पीरियड वाइज बोल सकते हैं 0 से 200 AD, आज से 2000 वर्ष पूर्व के मिट्टी के बर्तन, जिसमें 3 मिट्टी के बर्तन खास तौर से ये स्प्रिंकलर कहलाता है, जो एक इसकी खास मतलब कुशान काल में ही मिलता है। ये इंक पॉट टाइप्ड लिड है, जिसके अंदर एक छोटा मिनिएचर पॉट के बीच वाले हिस्से में इनबिल्ट किया गया है। ऐसे ही ये इनकर्व्ड रिम बाउल्स हैं, जो कि इस पीरियड की खासियत होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं त्रिरत्न सिंबल, ये मटके का शोल्डर पार्ट है जो जिसके ऊपर त्रिरत्न सिंबल 2 बनाए गए हैं और एक रोप डिज़ाइन है जिसे एप्लिक डिज़ाइन कहते हैं, जो रस्सी की तरह बनाई गई, जो फिंगर से इम्प्रेस कर करके इसको बनाया गया है। और ये 2 जो हैं मिट्टी के मिनिएचर पॉट हैं जो बच्चों के खेलने में प्रयोग होता होगा, अथवा जैसे सुबह प्रातः काल में हमारे यहाँ पूजा में जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, तो इन छोटे बर्तनों में संभवतः हो सकता है दूध चढ़ाया गया हो। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने दूध वगैरह चढ़ाया हो तो रिचुअल पर्पज से भी प्रयोग किए गए हों। पोस्ट होल की मौजूदगी वॉटल टॉप, जिसे लीपने पोतने की तकनीक कहा जाता है, जैसा कि भोरगढ़ में देखने को मिलती है। वॉटल और लीपने का इस्तेमाल मकान बनाने में तकरीबन 6000 साल से किया जा रहा है। हमने अपनी तहकीकात का रुख सलीमगढ़ की तरफ भी किया, क्योंकि वो भी बहुत अहम साइट है। इसमें भी इस बात के सबूत मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि इब्तदाई ज़माने तारीख़ में लोग यहाँ आबाद थे। Archaeologists were particularly excited when पुराना किला की खुदाई के वक्त आर्कियोलॉजी के माहिरीन बड़े पुरजोश थे। बुरज़ोम, भोरगढ़, राखीगढ़ी और दूसरी पुरानी साइट्स की तरह पुराना किला भी बुलंदी पर वाक़ है, जहां से दरअंदाजी करने वालों की निगरानी की जा सकती है, खतरे का मुकाबला किया जा सकता है और सैलाब वगैरह के खतरे से महफूज रहा जा सकता है। चूँकि बरसात के मौसम में जमुना ख़तरनाक हो जाती है, यहाँ ऐसे भी सबूत मौजूद हैं कि इस इलाके का ताल्लुक महाभारत के अहद से भी है। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, जो बज़ाहिर मौजूदा दिल्ली का ही इलाका है। लेकिन मौरखीन ये मानते हैं कि इसके दलाइल बहुत सतही और बिखरे हुए हैं। अलबत्ता 14वीं सदी के एक मौरख शम्स सिराज अफीफ ने तारीखी फिरोज शाही में इसका तस्करा किया है कि इस परगने का मरकज इंदरपत था। अहद अकबरी के अजीम मौरख अबुल फजल
जिन्होंने आईने अकबरी लिखी, उन्होंने भी लिखा है कि दिल्ली पुराने जमाने में एक अजीम शहर था और इसका नाम इंदरपत था। इस मकाम पर बिखरे हुए बाक़ियात की बुनियाद पर मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल ने यह ख्याल जाहिर किया है कि इंद्रप्रस्थ, जिसको इंदरपत भी कहा जाता है और जो एक मशहूर आर्यन देवता के जरिए बसाया गया, इसकी आबादी कभी भी चंद सौ से ज्यादा नहीं रही होगी। इस तरह हमको दिल्ली के कदीम तरीन नाम और इसकी आबादी के बारे में पहली बार इशारा मिलता है। अबुल फजल ने लिखा है कि हुमायूं ने इंद्रपत के मकाम पर अपना किला बसाया और इसका नाम दीपनाह रखा। जो हमारा ग्रेट एपिक महाभारत है उसके अंदर इसका जो पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उसमें इंद्रप्रस्थ एक कैपिटल सिटी था और उसी आधार के हिसाब पर हम लोगों ने यहाँ खुदाई चालू की है। और खुदाई के हिसाब से अगर हम कहें तो यहाँ सबसे प्राचीन अभी तक हमको मौर्य काल के अवशेष मिल चुके हैं और उसी के आधार को दोबारा खोजने के लिए 6973 में फिर दोबारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक्सकवेशन किया, जिसमें उन्होंने मौर्य काल से लेकर और मुग़ल काल तक के 8 पीरियड को फिक्स किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मौर्य काल से मुग़ल काल तक बिना किसी ब्रेक के पूरा एविडेंस मिलता है आदमी के रहने का। लेकिन इस मकाम पर मौर्रिखीन और आर्कियोलॉजी के माहिरीन में इख्तलाफ राय है। मौर्रिखीन का कहना है कि यहाँ एक अनाज का दाना नहीं मिला और न यहाँ मुस्तकिल बर्तन मौजूद हैं। इनसे साबित होता है कि यहाँ कभी भी मुस्तकिल आबादी नहीं रही। मौर्रिखीन ये भी कहते हैं कि किसी साबित बर्तन की अदम मौजूदगी या किसी बर्तन के बड़े टुकड़े की अदम मौजूदगी भी इस बात का सबूत है कि यहाँ कभी मुस्तकिल आबादी नहीं रही। ज्यादा काबिले एतमाद बात यह है कि यहाँ जो बर्तनों के टुकड़े मिले हैं वो गुजरने वालों और मुसाफिरों के ही हैं। अक्सर बर्तनों के आसार से ये भी अंदाजा होता है कि 6ठी सदी ईस्वी में लोहे का भी इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से इस इलाके में शहरी आबादी का फरोग हुआ। ताहम 6ठी सदी कब्ल मसीह में महावीर जैन के जरिए जैन मजहब के फरोग के बाद यहाँ काफी तरक्की हुई। इसके फौरन बाद लुम्बनी में महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद बुद्ध मजहब का फरोग हुआ। इसके मशरकी एशिया और हिंदुस्तान पर वाज़े फलसफियानी और समाजी और सकाफती असरात मुरत्तब हुए। 6ठी सदी कब्ल मसीह हिंदुस्तान में फलसफियाना फिक्र और जैन मजहब और बुद्ध मजहब के फरोग की सदी है। इस अहद में दिल्ली मगध हुकूमत का हिस्सा थी। इसी अहद में हिंदुस्तान के अंदर सिकंदर आजम का हमला हुआ, जिसका जमाना 325 से 327 कब्ल मसीह है। सिकंदर ने मुख्तलिफ रियासतों में अपने फौजी छोड़े, जिसके दूररस सियासी और सकाफती असरात मुरत्तब हुए। हिंदुस्तान की दौलत और यहाँ सोने की मौजूदगी से मुतालिक तवील कहानियों से मुतासिर होकर 515 कब्ल मसीह में दारियुस अव्वल ने यहाँ कई हमले किए और कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। लेकिन ये सिकंदर का हमला था, जिसकी वजह से दूसरे हमलावरों के लिए रास्ता खुला। सिकंदर के मौरखीन ने रास्ते का दुरुस्त बयान किया है और हिंदुस्तान के शहरों और यहाँ की दौलत के बारे में तफसीलात दी हैं, जिन्होंने और बहुत से लोगों को हिंदुस्तान पर हमला करने की तरफ माइल किया। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।
कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।